देखिए, आज का जो टॉपिक है वो कुछ ऐसा टॉपिक है जो समझने में थोड़ी समस्या हो सकती है। कारण ये है क्योंकि इससे पहले जो आप लोग पढ़े थे वो आप लोगों के क्षेत्र का था, उत्तर भारत का था, लेकिन आज जो पढ़ेंगे वो दक्षिण भारत का है। दक्षिण भारत की भाषा थोड़ा संस्कृत से मिलती जुलती है। संस्कृत जो कि एक कठिन भाषा है, वास्तविक नहीं। आज पाठ 12 है कक्षा 6 का, दक्षिण के राज्य या दक्षिण भारत। ठीक है, यह दक्षिण भारत। देखिए देखिए इसका परिचय अगर हमने दक्षिण भारत कहां से कहां तक है, ध्यान से देखो। आप लोग जहां पर बैठे हैं ये एमपी का बॉर्डर है, ठीक है, आगे जस्ट एमपी बॉर्डर, उसके यहां से कर्क रेखा गई है, यहीं से, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इतनी गर्मी पड़े, ठंडी में भी देख रहे हो ज्यादा ठंडी नहीं है। अभी आपको बताते हैं कर्क रेखा मकर रेखा, जियोग्राफी में बताएंगे, ठीक है, शायद बताया भी होगी। यस सर जी। देखिए, जब हम यहाँ से चलेंगे थोड़ा दक्षिण तरफ जाएंगे, आपको एक नदी मिलेगी, उसका नाम है नर्मदा नदी, ठीक है। और ये जो पर्वत ऐसे जो दिखाई दे रहा है ना आप लोग आंखों के सामने, इसको कहते हैं विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत से दक्षिण वाला क्षेत्र दक्षिण भारत कहलाता है। आई बात समझ नहीं? अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, विंध्य पर्वत तथा नर्मदा नदी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। आई बात समझ नहीं? विंध्य पर्वत माला से लेकर कन्याकुमारी तक के विशाल भूभाग को दक्षिण भारत कहा जाता है। यही चीज अभी समझ होता है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। अब देखिए, जो भारत है, जो मैं भारत को बनाता हूं, भारत को मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। इंडिया, देखिए ऐसे इंडिया हो गया, ठीक है। इधर देखिए, इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, खाड़ी। इधर है अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर। नीचे है हिंद महासागर, ठीक। यहीं पर है श्रीलंका और यहीं पर है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। यहाँ देखिए, ये है नर्मदा नदी, यहाँ पर ये वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पर ये एमपी है, ठीक है। आप लोग यहीं पर रहे, यहीं पर, ठीक। देखिए, यहाँ से एक नर्मदा नदी है और यहीं पर विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी। अगर इससे उत्तर जाएंगे तो इसको उत्तर भारत कहेंगे, इससे नीचे आएंगे तो इसको दक्षिण भारत कहेंगे। आई बात समझ में नहीं? अब देखिए, ये त्रिभुजाकार दिखाई दे रहा है ना, ये देखो, ये त्रिभुज का आकार का है ना, इसका जो आकार है दक्षिण भारत का वो त्रिभुजाकार है। अब देखिए, सबसे नीचे यहाँ पर कुछ राजे महाराजे उदित हुए, आराम से बैठ लीजिए। जो राजे महाराजे उदित हुए उसमें से देखो, सबसे नीचे चोल आएंगे, यहाँ पर चोल है इस वाले भाग में, ठीक। क्या चीज? दाढ़ी। यहाँ से यहाँ बता तो है चोल, ठीक है। यहाँ तुम्हारे बुक में दिया है, ये जो है ना कक्षा 6 किताब से दिया है। देखो, नीचे है चोल, फिर देखो यहाँ पर इसके नीचे जस्ट आएंगे, यहाँ पर मिल जाएगा आपको पल्लव। किताब खोल के देख लिया, ठीक है। यही चीज मैं बता रहा हूँ। यहाँ पल्लव है, फिर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा चालुक्य, ये है चालुक्य, हाँ। फिर यहाँ पर मिल जाएगा राजपूत, राजपूत। इतनी बात समझ में आई? अब हम इसमें से सबसे पहले पढ़ेंगे पल्लव वंश। देखिए, पल्लव वंश के जो संस्थापक थे, देखिए यही 4 का नाम मैंने लिया, चोल, पल्लव, चालुक, राजपूत। सबसे नीचे चोल है, फिर पल्लव है, फिर चालुक है, फिर राजपूत। राजपूत उत्तर में है, गुजरात से सटे हुए हैं,
ठीक है। अब देखिए राष्ट्रकूट अभी पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज ही पढ़ाएंगे। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु थे। एक व्यक्ति का नाम है सिंह विष्णु, वही क्या है पल्लव वंश का संस्थापक है। 575 से 600 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है, 25 साल तक। ठीक, इनकी राजधानी जो थी कांची थी, आज उसको कांचीपुरम के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में जगह है कांचीपुरम, ठीक है, उसको कांचीपुरम आज कहा जाता है। ये जो सिंह विष्णु थे, नाम ही है सिंह विष्णु, तो विष्णु के उपासक थे। अच्छा, अर्थात क्या है, वैष्णव धर्म के उपासक थे। अभी मैं इस चित्र को बढ़िया से बनाऊंगा, अभी ये जगह खाली करके। वैष्णव धर्म कब में आए थे? इन्होंने क्या किया, किरातार्जुनियम एक राइटर थे, उनका नाम था भारवी। भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, ठीक है। भारवी ने रचना किया है किरातार्जुनियम, बोलिए किरातार्जुनियम। वही किरातार्जुनियम की रचना भारवी ने किया है। ये सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। देखिए पल्लव वंश के जो प्रमुख राजवंश थे उसको देखिएगा। प्रमुख राजवंश कौन कौन था? अभी मैं इसको बना दूंगा, फिर बनाऊंगा, अभी बड़ा से बनाऊंगा। देखिए प्रमुख राजवंश में सबसे पहले महेंद्र वर्मन प्रथम है। महेंद्र वर्मन प्रथम, इन्होंने 30 साल तक शासन किया है, 600 से 630, मतलब 30 साल तक। फिर इसके बाद नरसिंह वर्मन है, नरसिंह वर्मन प्रथम है, एक नरसिंह वर्मन द्वितीय भी आएंगे, ठीक है। जैसे महेंद्र वर्मन प्रथम है, महेंद्र वर्मन द्वितीय भी आएंगे, वैसे नरसिंह वर्मन प्रथम है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो शासन किया है वो 630 से 668, अर्थात 38 साल तक, ठीक है। फिर इसके बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय, देखो मैंने कहा महेंद्र वर्मन प्रथम है, महेंद्र वर्मन द्वितीय। महेंद्र वर्मन द्वितीय ने केवल 2 साल तक शासन किया है, 668 से 670 ईस्वी तक। फिर इसके बाद परमेश्वर वर्मन है, परमेश्वर वर्मन 670 से 700, अर्थात 30 साल तक शासन किए हैं, ठीक। फिर इसको नरसिंह वर्मन द्वितीय आ गए। नरसिंह वर्मन द्वितीय 630 से 800 तक, मतलब 70 साल, सबसे ज्यादा शासन यही किया नरसिंह वर्मन द्वितीय। अब देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसीलिए मैंने आपको बताया था। अब देखिए इसको मैं थोड़ा यहां बता दूं। पहले है महेंद्र वर्मन प्रथम, फिर इसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक। पहले प्रथम आ जाएंगे तब द्वितीय जाएंगे। नरसिंह वर्मन, वर्मन लगा रहेगा, प्रथम। फिर महेंद्र वर्मन द्वितीय, फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये देखो नरसिंह वर्मन प्रथम हो गया, महेंद्र वर्मन, परमेश्वर वर्मन बाद, फिर परमेश्वर वर्मन, वर्मन लगाओ, फिर इसके बाद ये आ जाएंगे फिर नरसिंह वर्मन। देखो 2 बार द्वितीय, 2 बार प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, बीच में परमेश्वर वर्मन आ गए, ठीक है। देखिए एक रचना जो है किया गया है मत्त विलास प्रहसन। ये जो महेंद्र वर्मन प्रथम है, इन्होंने मत्त विलास प्रहसन की रचना किया है। मत्त विलास प्रहसन की रचना कौन किया है? महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया है। देखो ये तो बताना बहुत जरूरी नहीं यहाँ पर, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट यही सब चीजें क्या इन्होंने किया है। फिर देखिए मत्त विलास, ये जो महेंद्र वर्मन प्रथम है, प्रारंभ में एक्चुअली महेंद्र वर्मन प्रथम ये मानते थे जैन धर्म को, लेकिन एक व्यक्ति से इनका संपर्क हुआ, उस व्यक्ति से बहुत ही प्रभावित हुई और फिर इसके बाद ये क्या कहते हैं जैन धर्म छोड़ दिए और फिर बन गए शंकर के उपासक, ठीक। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्तजम फलचार पढ़े नहीं तुम लोग, ठीक है। देखो शुरू में ये थे जैन धर्म को मानते थे, फिर बाद में शैव धर्म को मानने लगे। शैव धर्म में शिव के उपासक हो गए। आए बसन में। अब देखिए इनका काम क्या क्या है वो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब बताने जा रहे हैं। अरे लिखे वो, अब जो बताने जा रहे हैं वो देखिएगा। महाबलीपुरम में एक मंदिर है, महेंद्र वर्मन प्रथम ने क्या क्या करा तो देखो।
एक महाबलीपुरम मंदिर है, ठीक है। महाबलीपुरम की जो मंदिर है, देखिए आप, महाबलीपुरम का रथ मंदिर। महाभारत देखो तुम लोग? यस सर। युधिष्ठिर यस। और कौन कौन थे? 5 पार्टों नाम बताओ। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 लोग हो गए, ठीक है। एक और द्रौपदी, ठीक। सच लिख ले? नहीं, ये सब तो तुम लोग देखे होगे महाभारत में। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन सब की पत्नी द्रौपदी थी। 5 लोग की पत्नी थी। अब देखिए, इसमें से जो सबसे छोटा रथ है, कुल रथों की संख्या 7 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, एक है अभिमन्यु रथ है। तो इसमें से सबसे छोटा रथ जो है वो द्रौपदी की है, और इसमें कोई अलंकरण नहीं किया गया है, कुछ खास ही नहीं है इसमें, बस बना के छोड़ दिया गया है, ठीक। अब देखिए, वातापी कुंड, अरे 5 पांडवा है ना, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और फिर इसके बाद अभिमन्यु, अर्जुन के लड़के थे, उनको मार दिया गया था। घटोत्कच भीम का लड़का था, उसको मार दिया गया था। ऐसे ही बहुत उसमें देखो, महाभारत में बड़ी लड़ाई हुई है, ठीक है। वातापी कुंड तथा एक है महानल्लकी नाम है। मैंने कहा था कि दक्षिण भारत के नाम थोड़ा सा टफ होंगे, ठीक है। वातापी कुंड तथा यह है महानल्लकी। इन्होंने जो उपाधि धारण किया था, ये नरसिंह वर्मन प्रथम, जो महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद जो दूसरा शासक आया था नरसिंह वर्मन, ये 2 उपाधि धारण किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। अब देखिए, इसके शासन काल में हर्ष के दरबार कौन आया था? वेनसांग आया था ना। इसके शासन काल में भी यहाँ जाएगा, वहां कांची गया था, ये वेनसांग कांची घूमने के लिए गया था, लेकिन रहता था हर्ष के दरबार में ही। बात समझ नहीं? हर्ष का शासनकाल पढ़ाए है ना। अब देखिए, इसके बाद जो है वेनसांग कांची आया। नरसिंह वर्मन प्रथम की प्रमुख उपाधियां कौन कौन थी वो देखिए, कौन कौन सी उपाधि किया था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने जो उपाधि धारण किया, देखिए, लोकादित्य, एक मल्ल, नाम है रणंजय। रणंजय मतलब रण में विजय पाने वाला। लोकादित्य मतलब लोक कला में अपना प्रमुख स्थान रखने वाला। बैठो जी, ठीक है, रणंजय। फिर इसके बाद अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन, ये सब इनकी उपाधियां थी। नरसिंह वर्मन प्रथम की इतनी उपाधियां धारण किया था। लोकादित्य, एकमल, रणंजय, अनंत का, उग्रदंड, गुणभाजन और उपाधियां लिया था। देखिए, इसके बाद इसने एक काम किया था, मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया। गणेश मंदिर मामल्लपुरम में, ठीक है, मामल्लपुरम। लड्डुअन को भोग लगाए संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।
माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा, यही है गणेश। मधुबन का भोग लागे संत करे सेवा। देखो मामल देखो यहाँ पर यहाँ इन्होंने गा देंगे अभी। गणेश मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया और इनका विद्या मतलब शिक्षा में भी अच्छा स्थान था, इसलिए इन्होंने विद्या विनीत की उपाधि धारण किया था। विद्या विनीत की उपाधि इन्होंने लिया था। कौन? नरसिंहवर्मन प्रथम। इतना उपाधि तो ऋषि का है, नरसिंहवर्मन प्रथम का ही। देखिए अरबों के आक्रमण के समय जब अरब मतलब अरब जानते हो ना? अरब नहीं जानते? ये लड़के अरब जानते हो? नहीं जानते? अरब जानते हो? एक थे जाने दो। अरे की गाना है जी, भोजपुरी गाना है, सैया अरब गली। देखो यहाँ पर ये इंडिया है, यहाँ पर जब जाओगे यहीं पर अरब मिलेगा, सऊदी अरब। ठीक। अरबों का जो आक्रमण हुआ था वो नरसिंहवर्मन द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है, लेकिन इन्होंने उसको रोका था। अब देखिए पल्लवों का शासनकाल नरसिंहवर्मन द्वितीय, इसने क्या किया? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने क्या किया? राज सिंह मतलब राजा का सिंह, राजा सिंह नहीं मतलब एक राजा का ये उपाधि लिया, राज सिंह। आगम प्रिय क्या हुआ? आगम प्रिय मतलब जानते हैं क्या होता है? जो शास्त्रों का अच्छा ज्ञान रखता है उसको आगम प्रिय कहा जाता है। ठीक, ये शास्त्रों का अच्छा ज्ञान रखते थे, शास्त्रों का अच्छा ज्ञान रखने वाला। ठीक, आगम प्रिय कहलाता है। और इन्होंने उपाधि धारण किया था शंकर प्रिय। शंकर प्रिय इसका मतलब शंकर के उपासक, शंकर के उपासक। आगे समझ में? इसने शंकर प्रिय, आगम प्रिय, राज सिंह, इन्होंने क्या किया? उपाधि धारण किया था नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। ठीक, अब देखिए इसने एक बहुत बड़ा काम किया था कांची में, कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा मंदिर है, परीक्षा में एक बार आ चुका है। कैलाश मंदिर का निर्माण कांची में नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कराया था। ठीक है, अब देखिए अब इन्होंने क्या किया? राज सिद्धेश्वर मंदिर, ये जो कैलाश मंदिर है इसी को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। राज सिद्धेश्वर मंदिर, ठीक है। अब यहीं से क्या होता है? द्रविड़ शैली की शुरुआत होती है। देखो मंदिर तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखो। तुम लोग मंदिर भले जाते हो लेकिन मंदिर पहचान नहीं पाते हो, मैं बता रहा हूँ कैसे पहचान। कांची कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कराया, इसको राज सिद्धेश्वर मंदिर कहते हैं, और यहीं से द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल की शुरुआत होती है। देयर आर 3 टाइप ऑफ टेम्पल, 3 स्टाइल टाइप्स ऑफ टेम्पल वी कैन से दैट हियर। देखो यहाँ पर क्या क्या होगा, कैसे देखो। दक्षिण भारत के मंदिर दक्षिण से चलते हैं। यहाँ पर जो मंदिर होगा एक चबूतरा होगा, इसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होगा, ठीक है। बीच में दक्षिण भारत की बात बता रहे हैं, ऐसे रहेगा, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर फिर जाके ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, परंतु ये सपाट नहीं रहेगा, यहाँ भी अलंकरण किया जाएगा, इस प्रकार से ऐसे रहेगा, ठीक है। तमाम प्रकार के यहाँ पर चित्र अंकित रहेंगे, खूब बढ़िया बढ़िया बनाया गया रहेगा, ठीक है।
आई बात समझ में नहीं? ये दक्षिण भारत के मंदिर है, इसको कहते हैं द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेम्पल। इसको ऐसे कर दीजिए। यहाँ पर खूब बड़े बड़े गोपुरम बनाए जाएंगे। गोपुरम जानते हो? जहां से प्रवेश करते उसको गोपुरम कहते हैं, प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता है। ठीक है, यहाँ खूब बड़ा बड़ा गोपुरम बनाया जाएगा। यहाँ पर मंदिर है, ये यहाँ से प्रवेश करेंगे, गोपुरम है। जहां पर मूर्ति स्थापित करते उसको गर्भगृह कहते हैं। रस्सी से नहीं जी, जैसे एक यहाँ पर खूब बड़ा सा द्वार बनाया जाएगा, ठीक है, ऐसे बना रहेगा और इसी में ऐसे दरवाजा लगा रहेगा, इसी में से ऐसे प्रवेश करेंगे। क्या? हाँ, अरे जैसे स्कूल में आते हो ना, वो गेट है ना, वही गोपुरम है। फिर अंदर आते हो ना, वैसे ही यहाँ वैसे खूब बड़ा सा गेट बना रहेगा, उसको गोपुरम कहेंगे। यहाँ गर्भगृह रहेगा, ठीक। फिर इसके सामने जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं? मंडलम। ठीक है, मंडलम। यहाँ पर जहाँ लोग बैठते हैं, बैठ करके, ठीक है, पैर पीछे कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेम्पल। इसको द्रविड़ शैली का मंदिर कहते हैं। द्रविड़ बहुत चीज बता रहे, लेकिन तुम लोग उसको हजम नहीं कर पाओगे। अभी लेंगे बिलबिलाने। इसको द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेम्पल कहते हैं। ऐसे यहाँ पर, यहाँ देखो इस प्रकार से ऐसे बना रहेगा, झंडा लगा रहता है, ठीक है। प्लेट जैसी संरचना यहाँ पर बनी रहती है, यहाँ पर ऐसे ऊपर लगा रहेगा। अगला देखो, ये तो हो गया द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेम्पल। अब होता है नागर। जो उत्तर भारत जो मंदिर बनाए जाते हैं उसको नागर मंदिर कहते हैं। नागर जो हमारे यहाँ मंदिर है नागर ऐसे रहता है। इस प्रकार से ये चबूतरा रहेगा, इसके ऊपर ये मंदिर बना रहेगा, फिर ये ऐसे सपाट रहेगा। इसको नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल कहेंगे, ठीक है। नागर से ये पूरा सपाट रहेगा इससे, ठीक। इसको नागर शैली कहेंगे। और बाकी चीज ऐसे रहेगा, प्रदक्षिणा पथ भी रहेगा इसमें, जहाँ गर्भगृह रहेगा। गर्भगृह में जहाँ मूर्ति रखी जाती है उसको गर्भगृह कहते हैं। मंदिर मूर्ति होती है ना, जैसे अभी रहियाबाद का मेला देखने गया तो वहाँ शंकर जी मूर्ति है ना, देखो वहां पर ऐसे बना गया है, ये ऐसे है, फिर ऊपर ऐसे गया है, फिर ऐसे है, ठीक है। तो ये वाला जो संरचना लिया गया है अंडाकार, ये मस्जिद से लिया गया है। जैसे मस्जिद नहीं बना होता है, वहां से मस्जिद और मंदिर की संरचना मिलती जुलती है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार की मंदिर की, ठीक है, या मंदिर मस्जिद से लिया गया होगा, ठीक है। और क्योंकि मंदिर का निर्माण पहले हुआ है, मस्जिद का निर्माण बाद में हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसे झंडा लगा हुआ है, ये दो स्टाइल से बनाया। अगला देखो, एक नागर हो गया, द्रविड़ हो गया, एक होता है बेसर शैली। बेसर बताए? हाँ, इसको बना लीजिएगा, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। कौन सा? देखिए बेसर में क्या होगा? बेसर में इसका और इसका दोनों का मिश्रण होता है। बेसर शैली में नागर और प्लस द्रविड़, ये दोनों का क्या होता है? मिश्रण होता है। देखिए उत्तर भारत में इस प्रकार के मंदिर दिखाई देंगे, उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में इस प्रकार से मंदिर दिखाई देंगे, ठीक है। अब बात समझ में नहीं? ये उत्तर भारत हो गए, उत्तर भारत मंदिर हो गए और दक्षिण भारत मंदिर हो गए। तो जो नरसिंह वर्मन द्वितीय थे, उन्होंने जो मंदिर करवाया, कैलाश मंदिर का जो निर्माण करवाया, सिद्धेश्वर मंदिर इसको कहते हैं, यहीं से शुरुआत होती है। कैलाश मंदिर से शुरुआत होती है, दक्षिण भारत से द्रविड़ शैली की मंदिर, इसको द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेम्पल कहते हैं। द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेम्पल, द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेम्पल। टेम्पल माने मंदिर, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है?
अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसको मिटाएंगे हम। बना रहे हो क्या? बना लो, अच्छा बना लो। देखिए अब इन्होंने ये मंदिर समझ में आप लोगों को। अब देखिए इस मंदिर में क्या होता था, ये जो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था, इस मंदिर में राजा और रानी की प्रतिमा लगाई गई है, फोटो जैसे लगाए गए हैं, ठीक है। और देखिए 10 कुमार चरित्र के लेखक जो है दंडी एक आदमी है, ठीक है। इन्होंने 10 कुमार चरित्र की रचना किया है। 10 कुमार चरित्र के लेखक हैं। ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे, ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय उसके दरबार में ये रहते थे, देखिए। और कांची के जो मुक्तेश्वर मंदिर है और बैकुंठ बल मंदिर है, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ मल, ये 2 मंदिर है। इसका निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही कराया है। यहां तक किसी को दिक्कत? देखिए प्रसिद्ध एक वैष्णव संत थे, उनका नाम था अलवार। अलवार जो है इन्हीं के समकालीन थे, वैष्णव संत, ठीक। ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। मेरी बात ध्यान समझो। यहां तक मैंने आपको बताया, देखो महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक, महेंद्र वर्मन द्वितीय, फिर परमेश्वर वर्मन, फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो इस प्रकार से ये पल्लव वंश के जो राजा थे, इन्होंने ऐसा शासन प्रशासन किया। यहीं से दक्षिण क्या होता है, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल की शुरुआत होती है, ठीक है। क्या हुआ? जो पूछना है हमसे पूछिए इसमें, ठीक है। द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल की शुरुआत कहां से होती है? यहीं से होती है, पल्लव काल से ही, ठीक है। कैलाश मंदिर से शुरू होती है। अब देखिए, अब चोल काल देखिएगा, चोल वंश। एक व्यक्ति था चोल में, उसका नाम था विजयालय, ठीक है। देखिए दक्षिण भारत में ये वाला जो क्षेत्र है चोल वाला, ये पांड वाला, सॉरी पांड कह रहे हैं, पल्लव वाला। पल्लव के राजाओं को, जब पल्लव के राजा धीरे धीरे मरते चले गए, तो इन्हीं के अवशेष पर विजयालय ने क्या किया? विजयालय ने चोल वंश की नींव डाली, चोल वंश, ठीक है। एक व्यक्ति, उसका नाम था आदित्य। उसने पल्लव के स्थान पर, पल्लव खत्म हो जाएंगे, उन्हीं के स्थान पर चोल वंश आ जाएगा, ठीक है। वहां देखो 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों मतलब जब ये पूरा खत्म हो गया, इसको ध्वंसावशेष कहते हैं, ठीक है। जिसकी राजधानी कहां थी? तंजौर। राजधानी कहां थी इसकी? तंजौर कहां है? इंडिया में। तंजावुर, इसका आज इस समय इसका नाम है तंजावुर, ठीक है, तंजावुर। अब देखिए जिसकी राजधानी, इसका वास्तुकार राज, ये जो तंजावुर का वास्तुकार है राज पेरुथच्चन था। राज पेरुथच्चन इसका क्या था? शिल्पकार था। देखिए इसने क्या किया? नरकेसरी की उपाधि धारण की है, ठीक है। नरकेसरी की उपाधि धारण की है इसने। ज्यादा दिक्कत तो आगे चले आओ, ठीक है। देखो
चोलों का स्वतंत्र राज, मैंने आदित्य का नाम लिया था, आदित्य प्रथम ने चोलों का स्वतंत्र राज स्थापित किया। आदित्य प्रथम चोलों का स्वतंत्र राज। ठीक है, अब देखिए ये जो आदित्य राज है, आदित्य प्रथम है, इन्होंने कोदंडराम की कोदंडराम ने बल्कि कोदंडराम की उपाधि लिया था। अब इसका मतलब क्या होता है कोदंडराम? इसका मतलब प्रतापी राजा। ठीक है, तक्कोलम एक युद्ध हुआ था, उसका नाम था तक्कोलम। देखो दक्षिण भारत का ऐसा ही नाम होगा, चिंता मत करो। तक्कोलम के युद्ध में क्या हुआ? देखो तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय, ये राष्ट्रकूट अभी पढ़ाएंगे इसके बाद, राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने क्या किया? कृष्ण तृतीय ने परांतक को पराजित किया। परांतक ये चोल वंश का शासक है, इसको पराजित कर दिया था और चोलों के कुछ राज्य को ले लिया। ठीक, फिर क्या हुआ? राजराज प्रथम ने, अब देखो यहां से जो चोल काल है, चोलों ने क्या किया? जब वो परांतक पराजित हो गया, एक व्यक्ति आया, उसका नाम था राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने क्या किया? राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया और वहां का जो राजा था उसका नाम क्या था? देखिए वहां का राजा, उसका नाम था महिम चतुर्थ। महिम चतुर्थ, ये बेचारा वहां से भाग गया और श्रीलंका अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। श्रीलंका गोल कर, देखिए ये इंडिया है और यहीं पर श्रीलंका है, बीच में समुद्र है। ठीक है, यहाँ पर एक जल संधि है, पाक जल संधि। ठीक, यहीं पर है चोल साम्राज्य। राजराज प्रथम ने आक्रमण कर दिया श्रीलंका के ऊपर। यहाँ का राजा है महिम चतुर्थ। ये बेचारा यहाँ से भाग के चला है यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर श्रीलंका के दक्षिण जिले रोहड़ में, यहाँ से भाग के चला है, एक जिला है रोहड़, यहीं पर शरण लिया और ये पूरा राजराज प्रथम ने जीत लिया। उस समय इसकी राजधानी अनुराधापुरम कहलाती थी, अनुराधापुरम उस समय थी। लेकिन इन्होंने राजराज प्रथम, एक व्यक्ति है उसका नाम था राजेंद्र चोल, उसने पूरा श्रीलंका को ही जीत लिया था। ठीक है, इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी इन्होंने शासन किया। अब देखिए वहां के भाग कर रोहड़ जिले में शरण लिया। राजा प्रथम ने देखिए मुंडी चोल मंडलम, यहाँ पर मुंडी चोल मंडलम एक प्रांत है, इसी का स्थापना किया था। इंडिया जाकर के श्रीलंका में मुंडी चोल मंडलम प्रांत की स्थापना किया और देखिए इसकी राजधानी कहाँ थी? पोलनरुआ, राजधानी इसकी पोलनरुआ, राजधानी पोलनरुआ थी। चोल राज्य का सर्वाधिक विस्तार मैंने आपको बताया राजेंद्र चोल के समय में हुआ था। राजेंद्र चोल बंगाल के पाल शासक, बंगाल में जो पाल शासक था, जो इसकी स्थापना गोपाल ने किया था, वहां के शासक हो महिपाल को इसने पहले, यहां से देखो यहाँ बंगाल है, यहाँ आकर पराजित किया था। समझे? इसको तो जीता ही, इसको यहाँ भी आकर पराजित कर दिया। और राजेंद्र चोल अपने समय का सबसे प्रतापी शासक था, इसीलिए इसने एक उपाय धारण किया, तो उसका नाम था गंगई कोंड चोलपुरम। नाम लो, गंगई कोंड चोलपुरम, उसको गंगई कोंड चोलपुरम। हाँ, गंगई कोंड चोलपुरम।
दुर्गा मसजिद, गंगैकोंड चोलपुरम, गंगैकोंड चोलपुरम, ठीक है, की उपाधि इसने धारण किया। यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखिए, ये तो यहाँ पर चोल साम्राज्य के प्रमुख शासक हो गए। कहाँ कहाँ इसने आक्रमण किया, किस किस क्षेत्रों को जीता। अब देखिए यहाँ की जो भूमि के प्रकार हैं, कुछ भूमियां हैं उनको देखिएगा। एक भूमि, उसका नाम है वेल्लन वगाई, वेल्लन वगाई, वेल्लन वगाई, वेल्लन वगाई, वेल्लन वगाई। देखिए वेल्लन वगाई ये ऐसी भूमि थी, एक्चुअली क्या होता था, पहले ब्राह्मणों के पास जमीन बहुत ज्यादा होती थी। ऐसी भूमि जो ब्राह्मणों के पास नहीं थी, अन्य लोगों के पास थी, उसको वेल्लन वगाई कहा जाता था। ठीक है, जो गैर ब्राह्मण होते थे, जो ब्राह्मण नहीं थे, ठीक है, उनके पास जो भूमि होती थी, गैर ब्राह्मणों के पास भूमि, गैर ब्राह्मणों की भूमि, इसको वेल्लन वगाई कहते थे। दूसरा है ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव। अब देखिए पंडित जी आए, ये है पंडित जी, ठीक है, पंडित जी आए, कथा कहे, कथा करने के बाद 52 बीघा जमीन, हाँ 52 बीघा जमीन, गाय, तो वही जमीन जो दिया जाता था उसको कहते थे ब्रह्मदेव, मतलब ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, ठीक, ब्रह्मदेव होती थी। पंडित जी में क्या है? अब देखिए अगला है साला भोग, साला भोग कैसी भूमि होती थी? ये जो जहां पढ़ रहे हो विद्यालय है ना, ये विद्यालय, देखिए विद्यालय के रख रखाव की भूमि, किसी विद्यालय के लिए रख रखाव की भूमि साला भोग कहलाता था। विद्यालय के लिए लिख दीजिए, स्कूल के लिए, ठीक, स्कूल के लिए। अगला है देवदान, इसको नाम इसका देखो कितना बढ़िया है, देवदान मतलब देव मतलब देवता ने, तिरुन मठ डक्कनी, इसको तिरुन मठ डक्कनी कहते थे, या तिरुन मठ डक्कनी, ठीक है, मठ डक्कनी। एक्चुअली दक्षिण वाले क्षेत्र को डेक्कन क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, डक्कनी क्षेत्र। इसको मंदिर उपहार में दी गई भूमि, देव माने देवता, ठीक है, देवता कहाँ रहते हैं? मंदिर में, इसलिए जो मंदिर बनाया जाएगा उसके लिए जो भूमि दी गई उसको हम यही कहते हैं तिरुमठ डक्कनी, मतलब देवदान भूमि। इतनी बात समझ आ गई? एक और है पंचंदम, पालीचंदम, ये जो जैसे हिंदू धर्म हो गया वैसे जैन धर्म को भी ये लोग संरक्षण देते थे। जैन धर्म को जो भूमि दी जाती थी उसको पलिचंदम कहते थे, ठीक है, जैन धर्म की दी गई भूमि, ठीक, यहां तो कोई दिक्कत? अब देखिए राजेंद्र द्वितीय जो था, राजेंद्र द्वितीय, इसने परकेसरी की उपाधि लिया था, और वीर राजेंद्र, बातें ना करो, परकेसरी की उपाधि लिया, वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण किया। चोल वंश के अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था, ठीक है, राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक है, ठीक, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि किसी चीज की एक सीमा होती है, जब बर्दाश्त करते करते सीमा टूट जाएगी तब क्या होगा, ठीक है, तब राजेंद्र चोल यहाँ पर तृतीय आ जाएंगे, समझे। चोलों तथा देखिए चोलों तथा पश्चिमी चालुक्य, यहाँ देखो इंडिया है, ये चोल है, यहाँ पर चालुक्य है, तो ये पश्चिम वाला क्षेत्र है, ये चोल हो गए और ये चालुक्य हो गए। ये चालुक्य जो है, चोलों और चालुक्य के बीच देखो
चालुक्य चोल और चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के एक शासक, उनका नाम था कदम शासक। उनका नाम कदम शासक नाम जयकेश प्रथम। इसने क्या किया, इन दोनों के जो झगड़ा हुआ था, ठीक है, चालुक्य और चोल के बीच में, इसने क्या किया, जयकेश ने आकर के मध्यस्थता कहा, काहे झगड़ा कर रहे हो, जो तुम्हारा है तुम ले लो, उसका है कहानी खत्म, ठीक है। अब देखिए विक्रम चोल अभाव तथा आकार। अब तुमको एक चीज बता रहे हैं, इसको मैं हटा आपको बताता हूँ। एक समय तमिलनाडु में सूखा पड़ा था। उस समय देखो यहाँ पर सूखा पड़ा है, इस वाले क्षेत्र में सूखा पड़ा है, जहां पर चोल संभव है, अकाल पड़ा था। उसी समय कहते हैं विक्रम चोल वहां पर एक मंदिर का निर्माण करवा रहा था, ठीक है। देखिए चिदम्बरम मंदिर उसका नाम है, चिदम्बरम मंदिर, इसका निर्माण करवा थे विक्रम चोल। उस समय यहाँ पर अकाल पड़ा है, सूखा पड़ा है। बता इनको अच्छा लगेगा, यहाँ की जनता को अच्छा लगेगा? क्योंकि मंदिर का निर्माण कैसे होगा, जब हम लोग दान देंगे, जनता जब दान देगी, ठीक है। अभी राम मंदिर बना तुम लोग दिए थे ना, पर्ची कटवाए थे नहीं कटवाए थे, पर बहुत से लोग पर्ची कटवाए थे, ठीक है। तो चिदम्बरम मंदिर के निर्माण के लिए कर वसूला जा रहा था, विक्रम चोल ऐसा कर रहा था। तो एक व्यक्ति है, उसका नाम था कुलोतुंग द्वितीय, व्यक्ति का नाम है। इसने क्या किया, ये जो यहाँ पर जो चिदम्बरम के जो मंदिर है, इसको खत्म कर दिया। यहाँ पर जो मूर्ति रखी जाती थी उसको फेंक दिए समुद्र में। कहे कि सबसे पहले आप यहाँ की शासन व्यवस्था के लिए खाने की व्यवस्था करिए, ठीक है। फिर इसके बाद एक व्यक्ति है, उसका नाम था रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने जो मूर्ति समुद्र में फेंकी गई थी, फिर उसको उठा करके लेके आया, फिर इसका स्थापना किया। आज बस जिसको आज तिरुपति बालाजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए चिदम्बरम, यहाँ पर जो मूर्ति बैठाई उसका नाम था गोविंदराज की मूर्ति थी। गोविंदराज विष्णु नाम है, विष्णु को ही गोविंदराज कहते थे, ठीक है। यही मूर्ति उठाकर फेंकवा दिए थे कुलोतुंग समुद्र में। फिर रामानुजाचार्य जब आया, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखवा रहा हूँ, रामानुजाचार्य ने फिर इसका क्या किया, फिर जीर्णोद्धार करवा, फिर ले आकर के इसको स्थापित किया मंदिर में, जिसको तिरुपति बालाजी के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में नहीं, कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए चोल प्रशासन में भाग लेने वाले जो अधिकारी होते थे उनको देखिए। देखिए विक्रम चोल मंदिर स्थापित कर रहा था, चिदम्बरम मंदिर, जिसमें गोविंदराज की मूर्ति थी। कुलोतुंग ने उठा के फेंकवा दिया समुद्र में, फिर रामानुजाचार्य उसको ले आकर के स्थापित करवा दिया, ठीक। अब देखिए जो उच्च अधिकारी होते थे, ध्यान से देखो, उच्च अधिकारी, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले जो उच्च अधिकारी, दो प्रकार के अधिकारी होंगे, उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारी। देखिए उच्च अधिकारी जो होगा, उच्च अधिकारी को पेरुचंद्रम, देखो पेरुंदरम कह लीजिए, पेरुंदरम। और निम्न अधिकारी को सरुंदरम, पेरुंदरम सरुंदरम। न याद होने, हाँ उसका नाम है तो पेरुंदरम, और कहाँ गया, उसका नाम सरुंदरम, और एक लोग और आएगा फिर उसका नाम रखने के लिए, ठीक है। लेखों में कुछ उच्च अधिकारियों नाम लिखता है, उसका नाम है उडन कुटम। ये अन्य उच्च अधिकारी है। देखो वो यहाँ से वहाँ उड़ता रहता है, इसलिए उड़न कुटम हो गया। उड़न कुटम ये उच्च अधिकारी, ठीक है। अन्य उच्च अधिकारी, ये तीन प्रकार के अधिकारी होते थे इसमें, पेरुंदरम सरुंदरम उड़न कुटम, पेरुंदरम सरुंदरम उड़न कुटम, ठीक है।
अब देखो जो प्रशासन की जो प्रशासन की इकाई थी वो देखो, प्रशासन की इकाई में सबसे ऊपर मंडलम, कुल मंडलों की संख्या 6 थी उस समय। मंडलम है, ठीक कोट्टम, ठीक कोट्टम, नाडु, कुर्रम, कोट्टम, नाडु, कुर्रम, ये प्रशासन की इकाइयां थी। मंडलम को प्रांत कहते थे, ठीक, जिला, तहसील, गांव, ठीक है। जो कुर्रम की स्थानीय सभा जो होती थी, जो गांव में सभा होती थी, स्थानीय सभा, इसको नाटूर कहते थे। नाटूर, नाटूर। क्या हो गया? बड़ा खुश हो गए यार। उसका ऑर्डर कुटुम, चलो ठीक है। देखो स्थानीय सभा होता है, उसको नाटूर कहते थे, ठीक है। घर पर नाम नहीं याद होता तो कुछ बकरी हो, सुअर हो, भेड़ हो, गाय हो, भैंस हो, उसी का नाम रख दो नाटूर, ठीक है। फिर देखो, और जो नगर के स्थानीय सभा होती थी उसको नगरतार कहते थे। नगर की सभा, ठीक, क्या है? नगरतार। अरे गांव पंचायत होता है ना, तो नाटूर हो गया। अब नगर में जो पंचायत होता है उसको नगरतार कहते थे। ये बात तो नहीं है? दालचीनी क्या कह रही हो? नगरतार, जो नगर में पंचायत होता है, शहर में जो पंचायत होता है उसको नगरतार, और जो गांव होता है उसको नाटूर, ठीक है। देखिए एक जाति है वहां पर बिल्लाल जाति, ठीक। बड़ा खुश हो गए नाटूर का नाम सुन करके। किसी का नाम, इसका नाम नाटूर रख दिए। चलो देखो, क्या हो गया? बैठो। अब देखो यहाँ पर एक बेलाल जाति थी। बेलाल जाति के जो धनी किसान होते थे, ध्यान समझो, बेलाल जाति के जो धनी किसान होते थे, केंद्रीय सरकार के देख रेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण उनका होता था। ठीक है। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं में सम्मानजनक रूप से वहां पर स्थान दिया गया था, जिसमें एक व्यक्ति है, उसका नाम है मुवेद वेलन। मुवेद वेलन, ठीक, मुवेद वेलन। वेलन माने किसान होता है, मार के मुआइद, मुआइद वेलन, मुवेद वेलन, मुवेद वेलन। मुवेद वेलन ऐसा होता था जो 3 राजाओं को अपनी सेवा देता था। 3 राजाओं को सेवा देने वाला किसान, 3 राजाओं को सेवा प्रदान करने वाला किसान, किसान को वेलन कहते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में किसान को वेलन कहा जाता है। अब देखिए एक व्यक्ति, उसका नाम है अरैयार। अरैयार नाम है इसका। सब खुश हो रहे हैं अरैयार। अरैयार देखो, अरैयार प्रधान होता था, ठीक है। देखो ये उस समय उपाधियां थी। देखिए केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय इनका जो पद सौंपा जाता था, ध्यान से देखो, जो अरैयार हो गए, मुवेद वेलन हो गए, इनको चोल साम्राज्य में एक अच्छा स्थान प्राप्त था, इनको बहुत सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। आई बात समझ में नहीं? कितनी बात आप लोग समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो चोल साम्राज्य में अभी कितना भूकर लिया जाएगा? 1/3 भाग भूकर लिया जाता था, ठीक है। और बहुत सी बातें हैं इसमें, हम लोग उसको दूसरे पार्ट में देखते हैं, ठीक है।
देखिए अभी जो हम लोग चोल वंश पढ़ रहे थे, चोल वंश में हमने बहुत सारी चीजों को देखा, उसमें से जो कुछ भाग ऐसे हैं जो कि हम नहीं देखे थे। इसमें उर होता है। उर क्या होता है? सर्वसाधारण लोगों की एक समिति होती है जो क्या करता है, जिसका कार्य होता है सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों का निर्माण कराना। ठीक है, ये लोग करते क्या है, देखो जैसे गांव की जो जमीन होगी उस जमीन को जाकर के हड़प लेंगे, ठीक है, और वहां क्योंकि राजा का उस पर अधिकार होता है, उस व्यक्ति का नाम उर रखा जाता है और वह जाएगा पूरा जमीन हड़प करके वहां पर तालाब और बगीचा बनवाएगा, तालाब खुदवा देगा और बगीचा बनवा देगा लोगों के जन कल्याण के लिए। ठीक है, यहाँ पर उर इसको कहते हैं। सभा और सभा या महासभा क्या होता है वो समझो। देखो यह मूलतः ब्राह्मणों तथा अग्रहरों, अभी अग्रहते ही है, ब्राह्मणों तथा अग्रहरों की बस्तियों की सभा होती थी जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल, ये देखो सभा महासभा में जो सदस्य भाग लेते थे उसको पेरुमक्कल कहा जाता था। पेरुमक्कल बड़ा कठिन कठिन शब्द आएगा, पेरुमक्कल आएगा, वर्यम आएगा। ठीक है, देखो पेरुमक्कल कहते थे। यह सभा वर्यम नाम की समितियों द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। व्यापारियों की एक सभा होती थी जिसको हम नगरम कहते थे। देखो तीन शब्द आया है, पेरुमक्कल, वर्यम, नगरम। ठीक, चोल काल के भूमि के उपज जो कर टैक्स लिया जाता था 1/3 भाग होता था। देखो तीन चीजें यहाँ पर मैंने आपको बताया। पेरुमक्कल, उर हो गया, उर जानते हो, उर देखो ये तुम्हारा गांव है, गांव, ठीक, हाँ, ये लोग आएंगे इस यहाँ पर तुम्हारी जमीन मान लो, इनको अच्छा लग गया इसको ले लीजिए, अब लेने की जबरदस्ती ले लेंगे और यहाँ पर बगीचा लगवाएंगे। यहाँ पर तालाब, क्या तुम लोग कहते हो, आम ये सब, ठीक है, तुम लोग आमा कहते हो ना, और तालाब, ठीक है। पेरुमक्कल, पेरुमक्कल, वर्यम और नगरम, ये चार शब्द समझ में आया। उर, ये चार शब्द आया है। पेरुमक्कल क्या होता है? सभा या महासभा होती है जो ब्राह्मणों और अग्रहरों द्वारा किया जाता है, उसको पेरुमक्कल कहते थे। वर्यम नाम से वो सभा चलती थी। जो व्यापारियों की सभा होती थी उसको नगरम कहते थे। इतनी बात समझ गए? ये व्यापारियों की सभा होती थी। व्यापारी जानते किसे कहते हैं? व्यापारी क्या होता है? मेलों में जाते हो ना, अरे जो सामान खरीदता बेचता है वहां से ले आके यहाँ बेचेगा, फिर ये सब व्यापारी कहलाते हैं। एक होता था मध्यस्थ। देखो मध्यस्थ क्या होता था? ये गांव की कार्य समितियों की कार्य समितियों की सदस्यता, जैसे नगर की जो नगर जो समिति होती है उसको नगरम कहते थे, और गांव की जो कार्य समिति होती थी उसको मध्यस्थ कहते थे। ठीक है, और देखो ये सरकार इनको वेतन देती थी, बिना पैसे कोई काम नहीं करता था। चतुर्वेदी मंगलम क्या होता है समझो। ब्राह्मणों को दी गई जो भूमि होती थी जिस पर टैक्स नहीं लगता था उसको चतुर्वेदी मंगलम कहते थे। ठीक है, और एक होता था ब्रह्मदेव। दान में जो जमीन दी जाती थी उसको ब्रह्मदेव कहते थे। ये चतुर्वेदी मंगलम समझ में आया? इस पर टैक्स नहीं लगता था, पंडित जी के कथा के बदले दान दे जाता जमीन। ठीक, एक है पदाती सेना। पदाती सेना क्या है? चोर सेना का संगठित अंग होता था। अरे सेना होता है ना जो हाथी घोड़ा पैदल ये सब से मिलकर के बनता है, उसको पदाती सेना कहते थे। एक होता था कलंजू। कलंजू क्या है? चोल काल के सोने के सिक्के को कलंजू कहते थे। सोने का सिक्का होता था, देखो कलंजू, ये सोने का सिक्का है। करेला कलंजी का है ना? यस सर, यस सर।
करेला कलम। और किसका कलौजी खाए हो? भिंडी का। अच्छा ठीक है, कलंजू। आलू का। आलू कलौजी कहाँ बनती है? सब्जी आलू का। अच्छा ठीक है, जिस जिस चीज का कलौजी बनता है आप लोगों ने सारे चीज को खाया है। यहाँ हम कलंजू की बात कर रहे हैं। ये सिक्का है कलंजू, सोने का सिक्का होता था। ठीक है, सोने का सिक्का है। सोना कहाँ है? सब्जी बिस्तर बिस्तर पर है। और कहाँ सोएंगे? वही सोना है। देखो अगला है, देखो तमिल कवियों में ये देखो जयम गोदर एक व्यक्ति है, जयम गोदर। ये सबसे प्रसिद्ध थे जयम गोदर, जो कुलोत्तुंग प्रथम के राज कवि था। ये जयम गोदर जो है एक व्यक्ति। कुलोत्तुंग द्वितीय का नाम जानते हो? अरे जो गोविंद राज जो ये मूर्तियां फेंकवा दिया था समुद्र में, अभी बताया ना। अब कुलोत्तुंग प्रथम के राज कवि कौन था? जयम गोदर। ये प्रसिद्ध कवि था। तमिल भाषा में जाते कैसे बोलते थे? अब बताइए क्या हम बोले हैं? चलो अब देखो उसकी रचना एक है कलिंग तुपरणी। कलिंग तुपरणी है। देखो कंबन, इधर देखो कंबन ओट कुट्टन। कंबन ओट कुट्टन और पुगलेंदी, ये सब नाम है। नहीं, ये सब रचनाएं हैं। देखो कलिंग तुरणी है, कंबन ओट कुट्टम और पुलगेंदी को तमिल साहित्य का देखो पम पोन रन, ये तीन है जिसको त्रिरत्न कहा जाता है। पम पोन रन ये त्रिरत्न कहलाते हैं। कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। कन्नड़ कैसे बोलते जाते हो? कैसे कन्नड़ तेरा कानून तेरा कानून कन्नड़, ये कन्नड़ भाषा है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, इसे कन्नड़ बोला जाता है। ठीक है, नहीं आता है, टीवी में आता है। देखो यहाँ पर ये पम पोन रंग, ये तमिल साहित्य की क्या है? त्रिरत्न कहा जाता है इनको। देखो पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। देखो विमान क्या होता है वो समझो। देखो ये मंदिर का ये वेदी वाला भाग है। ठीक है, इसके ऊपर ये मंदिर बनाया गया है। इसको विमान कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक के भाग को अभी इसको अच्छे से देखते हैं। देखिए ये वेदी है। ठीक है, ये इसके ऊपर प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है। यहाँ पर ये मंदिर है। ये वाला कुछ ज्यादा ही ऐसे मंदिर बनता है, ऐसे ही बनता है ना। यहाँ वाला ये वाला भाग, यहाँ से यहाँ तक के भाग को विमान कहते हैं। ये विमान ये विमान बहुत ही अच्छा बना था। जब ये व्यक्ति आया यहाँ पर, पर्सी ब्राउन जब आया यहाँ पर, ये विमान को देखा, इसके ऊपर ये चित्र ऐसे उत्कीर्ण होता है, क्योंकि ये द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल है। द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल, इसको कहते हैं द्रविड़ शैली के मंदिर कहते हैं। ये मंदिर जो है, इसको कहा कि ये सर्वोत्कृष्ट है, सबसे अच्छा माना है। चोल काल, देखिए चोल काल प्रतिमा है। एक्चुअली इसमें क्या है ना, एक प्रतिमा बनी नटराज की प्रतिमा है। इस चोल काल की संस्कृत का ये सर्वोत्कृष्ट उदाहरण। ठीक है, नटराज के देखे हो, ऐसे 4 हाथ है, ऐसे किए हुए हैं। ठीक है, हाँ ये है। ठीक है, ये नटराज की जो मंदिर बना हुआ है, ये मूर्ति जो बना हुआ है, ये सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ये देखिए चोल कला की संस्कृति का सार कहा जाता है इसको। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसमें नहीं है। ठीक है, शंकर जी जब डम 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 डमरू बजाएंगे, ठीक,
हाथ में अग्नि लिए हुए हैं, एक में ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं, ये कूल गरम ये सब सारी चीजें, तांडव ये सब उसमें है। ठीक, देखिए चोल जो है कांस्य प्रतिमा, चोल की कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ठीक है, ये विमान हो गया। कांस्य प्रतिमाएं जो बनाई जाती थी, कांस्य प्रतिमाएं, चोल काल की कांस्य प्रतिमाएं सर्वोत्कृष्ट हैं। चाहे राष्ट्रकूट हो, चाहे पल्लव हो, चाहे चालुक्य हो। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमाएं किसमें है? चोल में। आएगा समझ में? अब देखो चोल काल का, इसको मिटा रहे हैं, इसको थोड़ पे, थोड़ा तो है ये सर, इसको हटाए। देखिए ईशान शिव पंडित ये व्यक्ति है, ईशान शिव पंडित, ये राजन प्रथम के दरबार में रहते थे और उनके गुरु थे। राजन चोल का नाम सुने हो, जो श्रीलंका पर आक्रमण करके श्रीलंका को जीत लिए थे। हाँ, उनके गुरु ईशान शिव पंडित ही थे, राजन प्रथम के। ठीक है, इनके गुरु थे कौन? ईशान शिव पंडित। देखो ध्यान से, अब देखिए चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन कौन था? देखो इधर देखो, ये वाला क्षेत्र है चोल का, और यहाँ पर कावेरी पट्टनम, कावेरी पट्टनम। चोल काल का सबसे बेस्ट बंदरगाह यही था। बंदरगाह जाते हो ना, पनिया जहां जाकर रुकती है उसको बंदरगाह कहते हैं, तो यहीं पर था कावेरी पट्टनम। अब देखिए बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित था। इधर देखो तनियर, तनियर, ये जैसे पूरा मतवार गांव है ना, इसमें मझगवा है, रामपुनौडिया है, कुशियरा है, तिलरी है, खलरी है, और खरना, भैसावा और हऊ, सरेहवा, ये सब कुल मिला करके क्या है ये गाँव मतवार। वैसे ही तनियर होता था, वही कुल मिला करके गरीबा जो है उसको तनियर कहते थे। बैठो, उसको तनियर कहते थे। बड़े गांव को मिलाकर को तनियर बनता था। प्रशासन की क्या होती तनियर। अब देखिए एक शिलालेख है उत्तमेरूर शिलालेख। उत्तमेरूर शिलालेख जो सभा, देखिए सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है। परांतक प्रथम के शासन काल से संबंधित है। परांतक का नाम विजय में होता है, परांतक जो पराजित हो गया था। ठीक है, चोलों की राजधानी कालानुक्रम में कहाँ है? देखिए सबसे पहले उरैयूर है, फिर तंजौर है, फिर गंगईकोंड है, फिर चोलपुरम है, फिर कांची है। 2 कैलाश मंदिर बताएंगे। कांची का कैलाश मंदिर जो कि अभी महेंद्र वर्मन प्रथम को पढ़ा के आ रहे हैं। यहाँ पर एक और अभी इसमें राजपूत में पढ़ाएंगे कैलाश मंदिर। 2 बार कैलाश मंदिर आएगा। ठीक है, देखिए एक होती थी बगान समिति। चोल काल में बगान समिति होती थी जो सड़कों की देखभाल करता था। आम वस्तुओं की आदान प्रदान का आधार क्या था? धान, ये धनवाद। ठीक है, एक है व्यापारी समूह। क्या हो गया? व्यापारी समूह। देखिए ये है वलंजियार। अरे जब व्यापारी जानते हो ना, जो सामान लेने आते हैं, कुछ खरीदते, कुछ बेचते हैं, कुछ खरीदते हैं। जैसे हम मान लीजिए जौनपुर से मूली ले आके यहाँ बेचे। ठीक है, जौनपुर मूली बहुत फेमस है। इतनी मोटी मोटी होती है, इतनी मोटी होती है, इतनी मोटी, जैसे होती नहीं होती हमारे यहाँ मक्का बहुत तेज होता है, मूली बहुत तेज होता है, और इमरती बहुत फेमस है। ठीक, हाँ मुराई।
हाँ? वही मूली कहते हैं, मूली को तुम लोग जो मुरा आई कह रहे हो ना, मूली। देखो यहाँ पर व्यापारी समूह जो होता है, वलंजियार, नाना देशी, मणिग्रामम, आएगा समझ में। विष्णु के उपासक, देखो चोल काल में 2 उपासक हैं, एक है शिव की पूजा करेगा शंकर जी का, दूसरा है विष्णु की पूजा करेगा। तुम लोग किसकी पूजा करते हो? सब हमारो ठीक। देखो कोई बात नहीं, जो शंकर जी पूजा करते हैं उसको नहीं, उसको नयनार कहेंगे, और जो विष्णु पूजा करेंगे उनको अलवार कहेंगे। अलवार और नयनार, विष्णु को पूजने वाले अलवार, शंकर को पूजने वाले नयनार। चोल काल यहीं पर समाप्त होता है। यहाँ पर व्यापारी समूह को मैंने वलंजियार, नाना देशी, मणिग्रामम बताया। नाम थोड़ा कठिन है परंतु याद करना पड़ेगा। आएगा समझ में? इतना चिंता मत बैठिए, राजपूत शुरू होने जा रहा है। बड़ा चिंता में बैठा बेचारा। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर जो भी जस्ट मैंने आपको बताया था, देखिए ये वाला डायग्राम मैंने आपको बताया था ना, ये वाला, ये देखिए यहाँ पर ये अरब सागर है, अभी जस्ट मैंने चीजों बताया, ये बंगाल खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर, यही बताए थे ना। देखिए ये इंडिया का ये वाला भाग, यहाँ देखिए ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल खाड़ी, ये अरब सागर और नीचे हिंद महासागर। बनाए नहीं से, यहीं पर श्रीलंका है। अब देखिए यहाँ पर जो शासन प्रशासन है, सबसे नीचे देखो यहाँ पर चोल दिखा दीजिए, यहाँ पर चोल है, चोल, ठीक। फिर इसके ऊपर जाइएगा तो यहाँ पर पल्लव मिलेगा, पल्लव, यहाँ पर चालुक्य मिलेंगे, अब जो पढ़ाने जा रहे हैं राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट इसके ऊपर है, इस अनुभाग में राष्ट्रकूट है, ठीक है। इसको राष्ट्रकूट ही पढ़ाना है आपको, ठीक। इतनी बात समझ भाई। तो मैं कहता हूँ ये चित्र कभी कभी देख लिया करो। यहाँ पर चोल है, यहाँ पर पल्लव है, चालुक्य है, यहाँ राष्ट्रकूट है, ठीक है। इधर गोमती गोदावरी नदी है पर, इतनी इसको बना लीजिए। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं राष्ट्रकूट, ठीक है। इतनी बात समझ गई तुम लोगों को? राष्ट्रकूट को बताएं, बना रहे क्या इसको? बना लो, अच्छा बना लो।